हरिओम श्री राम अंबज्ञ। मैं नेहा वीरा मेकड़े दहीसर उपासना केंद्र से। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं बापू के साथ मेरा वैसे नाता तो जन्मों से है। 2018 में मुझे स्किन में बहुत इरिटेशन फील होने लग गया, ओवरऑल एंटायर बॉडी। 2017 में मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था व्हेन माय बेबी वाज ओनली 6 months ओल्ड। तो मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मैं मीरा रोड में रहती हूँ और मेरा ऑफिस आइरोली में है। मैं ट्रेन से बस से ट्रैवल करती थी। मुझे स्किन रैशेस बॉडी में शुरू हो गए। ये मैं आपको बता रही हूँ 2017 के एंड का बता रही हूँ। तभी मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ नॉर्मल समर सीजन की वजह से या फिर प्रेगनेंसी के बाद एक लेडी की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। व्हेन यू आर फीडिंग अ बेबी बहुत कुछ होता है और मुझे ऑलरेडी हार्मोनल इशू था। तो मुझे लगा शायद ये उसी का साइड इफ़ेक्ट या कुछ होगा जो मुझे पता नहीं चल रहा है, या कॉस्मेटिक्स हम कुछ यूज़ करते हैं शायद उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है। तो मैं दहीसर में एक रिनाउंड डॉक्टर के पास गई, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, कि आप बताइए ये क्या है जो भी है। 3-4 महीने बीत गए और वो डॉक्टर मुझ पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे बिकॉज उनको भी पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है, इसको उनको समझ नहीं आ रहा था। बट मुझे जो हुआ था प्रॉब्लम, मैं आपको अनुभव के एंड में बताऊंगी कि उस बीमारी का नाम क्या है। वो बीमारी जनरली इन्फेंट्स में होती है क्योंकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है, और नहीं तो फिर एकदम एल्डरली पर्सन्स में जो काफ़ी एजड हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन भी बहुत डेलिकेट हो जाती है। किसी भी 28-30 साल के यंग शरीर में ये होना, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, ये होता ही नहीं है। पर मुझे वो चीज़ हुई थी और मुझे उसकी अनुभूति हो नहीं रही थी। मुझे लगा था नॉर्मल कुछ स्किन रैश होगा, जाएगा। मैं डरने कब लग गई जब वो मेरी पूरी बॉडी में फैलने लगा। मतलब मैं कहीं भी हाथ रखूं आई फील लाइक स्क्रैचिंग, और मैं जब स्क्रैच करती थी ना उसमें से खून निकलने लगता था। इतना ज़्यादा रिग्रेस स्क्रैचिंग में करती थी। 3-4 महीने तक वो डॉक्टर ने मुझे देखा। फिर उसने बोला कि अभी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे बट देखेंगे आगे क्या हो गया। मुझे समझ में आ गया कि वो ट्रीट नहीं कर पा रही है। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गई। ऐसे करते करते मैंने 6-7 महीने डॉक्टर्स बदलने में ही लगा दिए। और इस दौरान मैं मेंटली बहुत ड्रेन आउट हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड आई यूज़ टू फीड माई बेबी ऑल्सो, क्योंकि वो 1 year की ही हुई थी, जस्ट 1 year की भी नहीं हुई थी एक्चुअली। तो बहुत डर लगता था कि कहीं मेरे बच्चे को वो इन्फेक्शन ना हो जाए। मैं बहुत डर गई थी अंदर से कि मैं क्या करूं। और फिर उसके बाद मैं पनवेल के एक डॉक्टर, मेरे पिताजी पनवेल में रहते हैं, तो उन्होंने कहा तुम इधर आकर के ट्रीटमेंट कराओ, बहुत अच्छा डॉक्टर है यहाँ। तो मैं पनवेल जाया करती थी, आइरोली से पनवेल जाया करती थी। मैं इतनी हताश हो गई थी कि जब मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करने जब गई तो उन डॉक्टर ने बोला योर बॉडी इज़ ऑन फायर, तुम्हारी बॉडी में तो पूरा आग लगा हुआ है। पूरा भर चुका था मेरा शरीर वो रैश से। गर्दन के ऊपर तक ही बापू ने संभाल के रखा था मुझे, क्योंकि मैं रोज़ ऑफिस जा रही थी और ऑफिस में आपको प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है। आप ऐसा, और आई यूज़ टू वेयर फुल क्लॉथ्स, क्योंकि ट्रेन में भी किसी को दिख जाता था ना तो लेडीज़ ऐसे ऐसे हटने लग जाते थे कि अरे इसको कुछ तो अलग सी बीमारी है, इससे टच नहीं होना चाहिए। गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो, आई यूज़ टू वेयर फुल। इतना ज़्यादा वो मेरे लिए दर्दनाक हो गया था ना कि मैं जिस डॉक्टर के पास गई ना, उसने बोला पहले मैं आपको स्टेरॉइड्स के ट्रीटमेंट दूंगा। बहुत स्टेरॉइड्स दिए उसने मुझे, 10 mg 20 mg ऐसे करके करते करते उन्होंने हर हफ्ते थोड़े थोड़े स्टेरॉइड्स बढ़ाए, पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। अंततः मैं एक बार इतना मुझे लगा बस अब इसके आगे मैं नहीं कर सकती। पनवेल खांडेश्वर से पनवेल के बीच में जो रास्ता होता है वो जनरली एम्प्टी रहता है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं होते हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। मैं इतना फ्रस्ट्रेट और मतलब मैं गिव अप करने वाली थी बेसिकली, मैं थक चुकी थी। मैंने सोचा आज मुझे कूद जाना है, बस दी एंड। और मैं ट्रेन से जंप मारने के लिए बिल्कुल 5 seconds ऐसा लगा कि नाउ राइट दिस इज़ द टाइम। मैं जस्ट जंप करने वाली ही थी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आया मुझे कि मुझे भी, मैं रुक गई, मैं आगे नहीं गई। पर अब मुझे मालूम है कि मुझे किसने रोका था कि तुझे नहीं जाना है। मेरी बेटी इतना जल्दी गिव अप नहीं कर सकती। वो सिर्फ मेरे बापू ने ही मुझे रोका था। पर जैसे तैसे करके मैं गई, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया।
लास्ट में उस डॉक्टर ने बोला कि अब हमसे नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आया ये लोग मेरे साथ क्या सर्कस बन गया था, ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से ये डॉक्टर, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और इसी टाइम पे मेरे ऑफिस में भी मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें जो कंफर्टेबल है ना। मैंने कहा सर, मेरी बेटी को मैं फीड करती हूँ, वो सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में मेरी बेटी मेरे पास रहती है, अगर उसको कुछ नहीं हो रहा है तो फिर बाकी लोगों को क्या तकलीफ है। ऐसे करते मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक एक क्षण मेरी लाइफ का, वो 1-1.5 साल वॉज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। हर जगह से पीपल वर फोर्सिंग मी, कुछ भी मेरे अनुकूल नहीं हो रहा था, गिव अप करने का हो रहा था सब जगह से। पर द ड्राइविंग फोर्स केप्ट मी गोइंग कि यू कैन नॉट गिव अप, दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू, यू हैव टू गो स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद मैं हिंदुजा गई। फिर उन्होंने मेरा बायोप्सी किया। बायोप्सी तब किया जाता है जब आपको कैंसेरियस सेल्स का कुछ आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरा बायोप्सी किया गया, और जब मेरे बायोप्सी के रिजल्ट्स आने वाले थे तब मेरे जितने भी जानकार हैं, फैमिली हैं, सबको लगा अगर इसको कैंसर हो गया तो इसकी बच्ची को कौन देखेगा। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैंसर तो नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या। पर बापू की इच्छा से कैंसेरियस नहीं निकला, वो नॉर्मल निकला। बट उसमें उन्होंने बताया कि एटोपिक एक्जिमा करके एक बहुत भयंकर स्किन डिजीज़ होती है, वो हुआ था मुझे। इसी दौरान जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और मेरे घर का शिफ्टिंग मतलब मेरे घर का रेनोवेशन चल रहा था, तो मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहने गई थी। उनके घर में आप सब जगह देखेंगे बापू ही बापू है, सब जगह। तो जब रात में, मेरे को तो नींद नहीं आती थी, रात में जब सब सो जाते थे तो मैं जाती थी बापू और मोटी आई की फ़ोटो के सामने, और मैं सिर्फ उनको देखते रहती थी कि तुम, मतलब जैसे मैं उनसे कॉन्वर्सेशन संवाद करती थी कि तुम क्या चाहते हो, तुम देख रहे हो ना मैं तकलीफ में हूँ, तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो, क्या है तुम्हारे अंदर, कर दो ना जो करना है, एंड कर दो या तो मुझे इससे पार लगा दो। पर मैं और नहीं सह पा रही हूँ। मैं उदी का डब्बा लेती थी और जाने अनजाने में उदी लेके मैं अपने पूरे शरीर पे लगा देती थी कि जो होगा वो देखा जाएगा। और सरप्राइज की बात ये कि उसके बाद मुझे नींद आ भी जाती थी। शायद ऐसा भी होता, मन हल्का हो जाता था उनसे बात करके, जाके मैं सो जाती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब अपने सास ससुर को बोलना चाहिए कि मुझे दादा के पास लेके चलिए। फिर मैंने बापू के बारे में, चंडिका कुल के बारे में मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मैंने मी पाइलेले बापू वो पुस्तक खरीदी, वो पढ़ना शुरू किया मैंने, क्या है उसमें, कैसा है। मैं कह रही हूँ ना, जैसे मुझे बहुत टाइम से यहाँ आना था पर मैं आ नहीं पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा है मुझे मेरा रिसॉर्ट मिल गया है, मुझे मेरा बापू मिल गया है। और एक गाना था मतलब है अभी भी, सब सौंप दिया है जीवन का, वो गाना मेरे दिल के एकदम अंदर छप चुका था। मतलब जैसे वो गाना मेरे दिल की व्यथा को ही बताता हो। मैं वो गाना दिन में 10-10 बार सुनती थी और बहुत सुकून मिलता था मुझे कि चलो मेरा कुछ तो अच्छा हो जाएगा इसमें से भी। उसी दौरान बापू के पास जाने के, गुरुक्षेत्र में कदम रखने के टाइम का ही कुछ बात है। तो मैं गई दादा के पास, अकेले गई कि आज मेरे को जाना है दादा के पास। मैं गई उनके पास, तो खाली इतना बोला कि आप शुभंकर स्वरम का पठन करिए और मोटी आई सब अच्छा कर देगी। उसी टाइम पे मुझे मेरी सिस्टर ने बोला कि आपने सब कर लिया, अब एक चेंबूर में एक डॉक्टर रहता है जो बहुत ओल्ड है, मतलब काफ़ी समय से, आप उनके पास क्यों नहीं आते हो, एक बार आओ, स्किन स्पेशलिस्ट है वो। मैं गई उनके पास और विश्वास करिए इतने सारे डॉक्टर्स के पास गई, किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि मैं गारंटी ये ठीक कर दूंगा। वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे बोला मैं गारंटी देता हूँ यू विल लीड अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर दिस। मैं बोलती हूँ अंबद ने नाथ संविद में इतना खुश हो गई, मैं रोई उनके पास। मैंने कहा डॉक्टर यू आर द फर्स्ट वन टू से दिस कि बस तुम इसमें से निकल जाओगी। और ये कब हुआ, जब मैं दादा के पास सिर्फ एक बार गई थी। फिर मेरा विश्वास बढ़ने लगा, फिर मुझे लगा नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने बापू बुला रहे हैं, मुझे इसमें और जाना चाहिए अंदर, देखती हूँ और क्या क्या है इसके अंदर, इस अनंत सागर में और कितने मोती हैं। मैं जब तक जाऊँगी नहीं तब तक मिलेगा नहीं मुझे। तो मैं अपनी सासू माँ को अपने साथ लेके गई दादा के पास कि दादा को आज मैं दिखाऊंगी। क्योंकि फिर मैं दादा के पास गई एक दिन और मैंने कहा दादा देखिए ये मेरा, आपको दिख रहा है दादा। और मुझे नहीं मालूम उस समय क्या हुआ, सच में मेरे निशान नहीं दिख रहे थे जिस क्षण में बापू को, दादा को दिखा रहे थे कि देखिए ना दादा ऐसा, और जबकि मेरा पूरा हाथ पैर सब भरा हुआ था। पर उस क्षण वो
दाग नज़र नहीं आ रहा था। और मैं ऐसा लगा ये मैं क्या कर रही हूँ, मतलब दिख तो कुछ नहीं रहा, तो मैं उनको क्या दिखाऊं। और मैं ब्लैंक हो गई और फिर मैंने बोला ठीक है दादा मैं चली गई। फिर मैंने अपनी सासू माँ को बताया कि ऐसा हुआ कुरुक्षेत्र में। तो तभी मेरी सासू माँ ने बोला कि देखो यही तो वो क्षण होता है जब आपको पता नहीं चलता है कि वो कब तुम पे कृपा बरसाना शुरू कर दिया है। अम्बद में बोलती हूँ उस क्षण के लिए। फिर उसके बाद 7 महीने तक मैं उस ट्रीटमेंट में रही। मैंने पूरी तरह से बापूमय मैं हो चुकी थी। मैंने पादुका पूजन किया अपने रेनोवेटेड घर में। और फिर मुझे 6 महीने के बाद मुझे उस भयंकर रोग से मुक्ति मिली बापू की कृपा से। और मैं इतनी अम्बद में हूँ ना, इतनी ज़्यादा अम्बद में हूँ कि मैं आई जस्ट लव माई बापू, आई जस्ट लव हिम, आई कैनॉट इमेजिन लिविंग विदाउट हिम। और बस मेरा जीवन बापूमय है और बापूमय ही रहना चाहिए। हरि ओम श्री राम। अम्बद में।